सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का सहारा समय पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह। अमेरिका में बाइडेन युग शुरू होने जा रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की भूमिका आर्थिक तौर पर मजबूती को बनाए रखने और कोरोना से जूझ रहे मुल्क को वायरस से निजात दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी के साथ डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल से पद का त्याग करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। बहरहाल दुनिया भर की निगाहें इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, लेकिन तमाम विवादों और द्विपक्षीय मसलों से जूझ रहे देशों को बाइडेन युग से काफी उम्मीदें भी हैं और भारत भी उनमें से एक है। ओबामा काल से अमेरिका के दोस्त देशों की फहरिस्त में सबसे आगे चल रहे भारत को जो बाइडेन और अमेरिका के नए प्रशासन से रिश्तों में उसी गर्माहट की आस रहेगी। एशियाई रीजन के साथ साथ मध्य पूर्व आतंकवाद पर नकेल कसने, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और अमेरिकी कारोबार में भारतीय युवाओं की अहमियत को बनाए रखने के लिए भी भारत बाइडेन और उनकी सरकार के साथ उसी तालमेल और रणनीति पर अमल करना चाहेगा जो अटल युग से भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा रही है। तो आइए शुरू करते हैं जो बाइडेन की ताजपोशी और अपने खास पैनल्स के साथ विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे कि बाइडेन युग से भारत की क्या क्या उम्मीदें हैं। अमेरिका में थोड़ी देर बाद जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वहीं 6 जनवरी की हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 35,000 नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। इससे पहले अपने आखिरी विदाई संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 4 साल शानदार रहे, हमने एक साथ बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के महान देश और इकोनॉमी रहे हैं। कोरोना महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने 9 महीने में ही कोरोना का टीका भी बनाया। ट्रंप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, मैं आपको देखता और सुनता रहूंगा और नए प्रशासन की सफलता की कामना करता हूं। उधर जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। जो बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के खिलाफ अमेरिकी सख्ती से ट्रंप प्रशासन की तरह ही जारी रखेगी। वहीं कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को भी बाइडेन प्रशासन ने लश्कर तैयबा और अन्य भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगाह किया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने विदाई संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा अमेरिकियों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक महान देश है, हमें राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का फक्र है और हम इस देश के भविष्य पर निगाह बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नए प्रशासन को शुभकामनाएं देता हूं कि वो बड़े काम करने में सफल रहें। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नया प्रशासन, नए राष्ट्रपति अमेरिका को आज मिलने जा रहे हैं और उसके बाद ऐसी परिस्थिति में भारत अमेरिका के बीच जो संबंध मजबूत रहा है इस दौर में, वो आने वाले दिनों में और कितनी मजबूती दिला सकता है जो बाइडेन के इस शासनकाल में। हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए बेहतरीन पैनल है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर विवेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर
स्वाति राव विदेश मामलों की जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शुरुआत विजेंद्र आपसे ही करना चाहेंगे कि जो बाइडेन की चुनौतियां क्या होंगी ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बाइडेन की चुनौतियों से ही हम चर्चा की शुरुआत करें। आने वाले दिनों में उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, और फिर हम अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाएंगे, विवेक मिश्रा जी और स्वाति राव के पास। देखिए, जो बाइडेन के समक्ष चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति के धर्रे को थोड़ा बदल कर अचानक से कई बड़े निर्णय लिए। उदाहरण के लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय था, कोरोना के आरोप सारे के सारे लगाए गए कि चीन की तरफ एक तरफा झुकाव था, या फिर उसके अतिरिक्त हम लोग कहें कि पर्यावरण के समझौते के ऊपर जिस तरह से अचानक से जो है कि ट्रंप वहाँ से भी हटे थे। हालांकि अब बाइडेन ने कहा है कि वो इस तरह के कई निर्णयों को बदलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा विवादों के घेरे में था जो ट्रंप का फैसला, वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो दीवार बनाने की बात थी उसको भी ये रोकने की बात कर रहे हैं। तो विदेश नीति का जो परंपरागत एक रूप था जिसमें कि अमेरिका और जो यूरोप के कई बड़ी शक्तियां, चाहे वो अमेरिका के जो परंपरागत मित्र के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे दोस्त होते थे, लेकिन ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के कारण, देखिए प्रत्येक देश अपने विदेश नीति के अनुसार, अपने राष्ट्रहित के अनुसार संचालित होता है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कारण हम लोगों ने कई बार देखा कि G7 के अलग अलग मामलों में किस तरह से वहाँ पे एक तनाव की स्थिति बनती थी। तो इस बीच में अमेरिका ने अपने कई अच्छे मित्रों को खोया भी है, या कम से कम उसका विश्वास तो खोया है उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को बदलना होगा, और ये बदलने की पूरी जिम्मेवारी एक तरह से बाइडेन के ऊपर होगी। हाल के समय में देखिए, अमेरिकी लोकतंत्र दुनिया के पुराने लोकतंत्रों में से आता है। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, फिलाडेल्फिया में 1789 में उनका संविधान बना। तब से लेके अब तक सत्ता परिवर्तन को लेके कभी वहां पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में कई तरह की कमियां की गिनती हम लोगों ने 2000 में भी की थी, लेकिन एक राष्ट्रपति सीधे सीधे अपने शक्ति का प्रयोग करके कहे कि ये निर्वाचन एक पक्षी है, या जिस तरह से उनके कार्यकाल के अंतिम समय में वहाँ के कांग्रेस के ऊपर, कैपिटल हिल्स के ऊपर जो धरना प्रदर्शन या अटैक हुए वहाँ पे, उस कारण से अमेरिकी लोकतंत्र की छवि भी काफ़ी धूमिल हुई। तो उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की भी जिम्मेवारी बाइडेन के ऊपर होगी कि वो सब कुछ जो एक समाज में जो विभाजन आया है वहाँ पे, उस विभाजन को वो किस तरह से समाप्त करके फिर से एकीकृत अमेरिका को वो आगे ले जाते हैं। एक और नई चीज़ इस दौर में देखने को मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ से ट्रंप को ब्लॉक कर दिया गया, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो। उनके इस 4 साल के शासनकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव भी आया। तो एक नए तरह की राजनीति भी वहां पर शुरू होती दिखाई दी। नहीं, बिल्कुल, देखिए नए तरह की राजनीति वहां पे शुरू हुई। ट्रंप उन्होंने कई एक तरह से अप्रत्याशित निर्णय लिए। देखिए, ट्रंप नहीं होते तो क्या अमेरिका के कोई दूसरे राष्ट्रपति होते और वो सीधे सीधे उत्तर कोरिया के साथ संबंध बेहतर करने का, किम जोंग उन के साथ जिस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव लिया, या फिर इन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो कि बिल्कुल खुलेआम विरोध कर रहे थे अमेरिका का, उनके साथ भी संबंध बनाने का प्रयास किया। तुर्की के साथ भी जिस तरह के प्रयास दिखे, तो एक तरह से लीक से हटकर कई प्रयास उन्होंने किए। चाहे वो उन प्रयासों को हम लोग अच्छा कहें, खराब कहें, लेकिन उस तरह के कई निर्णय ट्रंप ने लिए जिस कारण से वो विवादों के घेरे में लगातार बने हुए रहे। यही कारण रहा कि 2-2 बार महाभियोग चलाने की स्थिति आई। दूसरी महाभियोग तो सोचिए कि अमेरिका के चुनाव के परिणाम आ चुके थे। वैसे स्थिति में फिर कैपिटल हिल्स की घटनाक्रम के बाद से फिर से दोबारा जो है कि वहाँ पे महाभियोग जैसी स्थिति की जरूरत पड़ी। तो ये कई ऐसे चीज रहे जिस कारण से कि अमेरिका और विशेषकर ट्रंप वो हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आखिर भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक नई राजनीति एक तरह से कहें कि शुरुआत हुई है अमेरिका में। पहले इस तरह के विरोध होते थे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच, लेकिन एक नए तरह का विरोध और एक नए तरह के विरोध की राजनीति, और ये चुनौती जो बाइडेन के साथ रहेगी। इस पर हम और आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर विवेक मिश्रा और डॉक्टर स्वाति राव भी जुड़ी हुई हैं जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं। भारत के साथ अगर हम संबंधों की बात करें तो ट्रंप प्रशासन की अगर हम बात करें तो ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उस दौर में भारत के साथ अच्छे संबंध थे। कुछ मुद्दों को लेकर जरूर दोनों देशों के बीच में मतभेद रहे, लेकिन आतंकवाद, पाकिस्तान, चाइना, इस तरह के जो मुद्दे थे वहां पर ट्रंप हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। तो अब जो बाइडेन के आने के बाद भारत
और दूसरे देशों के तुलना में अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध होंगे? पहले डॉक्टर स्वाति राव। थैंक यू आनंद जी। देखिए, इसमें जो आप मुझसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं उसका एकदम क्लियर कट अगर मैं आपको जवाब दूं कम शब्दों में, तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस वक्त नॉमिनी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, जो माइक पॉम्पियो की जगह लेंगे वो एंटनी ब्लिंकन है, और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो लॉयड ऑस्टिन है। अगर आप उनके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं अगर आप उनको देखें तो भारत के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी ट्रंप की, जिसमें भारत को एक तरह का एक कोऑपरेशन, डीपनिंग ऑफ कोऑपरेशन और इस तरह के जो जुमले थे, उन्हीं बातों को वो एंडोर्स कर रहे हैं। चाहे आप एंटनी ब्लिंकन के स्टेटमेंट देखें कि इंडिया जो है वो तो एक तरह का बाय पार्टिसन सक्सेस स्टोरी है अमेरिका के लिए, कि दोनों जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का सहयोग मिलता रहा है भारत को लेकर। और ऑस्टिन ने भी कहा, और अगर आप गौर से उसको देखें तो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा था कि इंडिया को लेकर जो क्वाड को स्ट्रेंथन करना है, ये सब जो क्वाड्रिलैटरल है इंडो पैसिफिक का, इन सब चीजों में उनका रवैया वैसा ही है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने लश्कर तैयबा वगैरह, अफगान पीस प्रोसेस में क्या रोल होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर जो बेसिकली माइक पॉम्पियो का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो रुख था उसको ही फर्दर करने की बात करिए, तो ये संकेत इंडिया के लिए अच्छा है। और उसके अलावा हमें अभी देखना है कि किस तरह से क्या चेंजेस आते हैं, पर मेरी नजर में जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अभी 12 जनवरी को हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उसमें जो स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक को लेकर, हम उसी का देखेंगे, हम उसी को फॉलो होता हुआ देखेंगे भारत के लिए। जी विवेक मिश्रा जी, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं, हालांकि आज जब शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उससे पहले ही ये भी कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो नीति अमेरिका की रही है भारत के संदर्भ में पिछले दौरान ट्रंप के शासनकाल में, उसे आगे बढ़ाएंगे और उन्हें एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। तो ये एक पॉजिटिव नोट भारत के लिए मान सकते हैं हम आने वाले दिनों में जो बाइडेन के प्रशासन के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, आप अगर क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से आप देखेंगे तो बाईपार्टिजन सपोर्ट जिनकी बात अभी कही गई है वो बिल्कुल कायम है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में वो बढ़ता ही गया। तो पहले ऐसा माना जाता था कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट विल बी क्लोजर, जो वो करीब होंगे भारत के, और डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थोड़े उतने करीब नहीं होंगे। ये जो है ये फ्रेमवर्क, इतने सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं भारत और अमेरिका के संबंध में कि इसकी कुछ महत्वता अब महत्व नहीं रह गई है। तो दोनों ही प्रेसिडेंट्स दोनों पार्टी से एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम करते हैं। और अगर आप कंटिन्यूएशन देखें तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू किया कुछ, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। तो भारत एक ऐसी जगह पे है अमेरिका के लिए जिससे छेड़खानी अब नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप कहते हैं भारत और अमेरिका के संबंध को। और दूसरा है कि भारत का स्टेटस जो है वो एमडीपी पे रेज कर दिया गया है, विच इज मेजर डिफेंस पार्टनर। अमेरिका के और कोई भी मेजर डिफेंस पार्टनर नहीं है जो कि एक एलाय और एक फ्रेंड के बीच में है। तो ये बहुत ही स्वीट स्पॉट जिसको बोलते हैं बायलैटरल रिलेशंस में वो है। और अगर आप चाइना और पाकिस्तान के तौर पे बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जबकि एलएसी पे लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, तभी सपोर्ट में आ गए थे। तो उससे पीछे जाना कोई भी प्रेसिडेंट के लिए वो नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए। प्लस अगर आप देखें तो चाइना को एशिया में बैलेंस करना या कंटेन करना, वो बिना उस शब्दावली का प्रयोग किए हुए एकमात्र सहारा और एक बड़ा सहारा जो पिवट बोलते हैं जिसको, वो पिवट भारत ही है, क्योंकि वो हिंद महासागर में जो उसकी पेनिनसुला इतनी नीचे है, वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, और अमेरिका के साथ 3 बुनियादी अग्रीमेंट साइन कर दिए हैं भारत ने। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए ये एक बहुत बड़ा कोई भी प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि चाइना को कैसे मैनेज किया जाए इस रीजन में आने वाले समय में। लेकिन डॉक्टर स्वास्थी, अगर इसी बात को आगे हम बढ़ाएं, चाइना की बात अगर हो रही है तो इंडो चाइना के को लेकर जो
ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत को सपोर्ट मिल रहा था, वो अब हम ये उम्मीद करें, जिस बात को डॉक्टर विवेक मिश्रा कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा, जो उनकी नीतियां रही हैं उस नीतियों को बदलकर दूसरी नीतियों को लेकर आगे बढ़ना। तो हमारा कंसर्न है चाइना के साथ, जिस तरह के अभी तनाव हमारा है, बॉर्डर्स पर हैं, तो उसको देखते हुए जो बाइडेन का प्रशासन हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। देखिए, विवेक जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कहा है और मैं उन्हीं के बातों से मतलब हम इसी वी आर ऑन द सेम पेज कि ये बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, पहले हम इस बात को समझें कि अमेरिका के लिए चाइना की जो इमर्जेंस है, जो चाइना की राइवलरी है, और सबसे बड़ी बात जो हम पहले ये समझें कि इस वक्त कैसा अमेरिका है जो बाइडेन इनहेरिट कर रहे हैं। तो अमेरिका के सामने मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप देखें जिसके बारे में लगातार बात हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जो चाइना का नेशनल या जिसको फेडरल डेट कहते हैं, तो जो बाइडेन उसको कैसे कम करेंगे। ऑलरेडी तकरीबन $27 ट्रिलियन का है, वो एक तरह से पहाड़ है पूरा का पूरा डेट का। और उसके लिए जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम फिस्कल पैकेजेस लाएंगे 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो ये सब वो कर रहे हैं, एक तरह की catch-22 सिचुएशन है जिसको वो इनहेरिट कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर। और ये गौरतलब इसलिए है क्योंकि देखिए, कोविड पैंडेमिक और ट्रेड वॉर, इन दोनों के बावजूद चाइना का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो तकरीबन 535 बिलियन US डॉलर्स रहा। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि जो कोविड पैंडेमिक है उसने चाइना का इकोनॉमिक और ट्रेड वॉर की वजह से चाइना का इकोनॉमिक नुकसान नहीं हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान यूएसए का हुआ है। तो इन सब चीजों को जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लेता है, शुरू में उनको फिस्कल स्टिमुलस डेफिनेटली देना पड़ेगा क्योंकि ऑस्टेरिटी यानी कि टैक्स वगैरह वो अभी फिलहाल नहीं बढ़ा सकते। उस फिस्कल स्टिमुलस की वजह से डेट थोड़ा और बढ़ेगा, उनके जीडीपी का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लमैटिक संकेत हैं चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, और इनसे वो डील कैसे करते हैं वो पुख्ता करेगा उनका चाइना के प्रति स्टैंड। एक चीज मैं इसीलिए मेरा ये सवाल था स्वास्थ्य जी, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो वो बिजनेस को बहुत महत्व देता है, वो उसी देश के साथ उस तरह का संबंध रखता है जिससे उसको फायदा हो। चाइना के साथ उसको फायदा था और चाइना को भी एक बाजार वहां मिल रहा था, और इस कोविड के दौर में ऐसे संबंध हुए अमेरिका के चाइना के साथ कि वहां पर उसे बंद करना पड़ा, उसके मार्केट। दोनों नुकसान तो दोनों को, चाइना को भी तो नुकसान हो ही रहा है कि भारत में भी उसका जो बाजार था वो कमजोर हो गया, अमेरिका में भी उसका बाजार कमजोर हो गया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो एक डर ये रहता है, और हमारे अंदर, मतलब भारत के अंदर ये डर हमेशा से रहा कि कहीं अमेरिका अपना स्टैंड बदल देगा और फिर अपने फायदे के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की दुहाई देते हुए अगर वो चाइना के नजदीक जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम भारत के लिए तो हो जाएगा। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जो बात मैं पिछली बात में पूरी नहीं कर पाई थी। देखिए, अगर आप गौर से, अगर आप जैसे एंथनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है, और विवेक जी का भी इस पर जरूर ध्यान गया होगा। उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू एड्रेस चाइना फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। मतलब जो वो कह रहे हैं कि जो चाइना के प्रति अप्रोच रहा है, चाइना एक राइवल है, चाइना को कंटेन करने की अमेरिका को जरूरत है एटसेट्रा, लेकिन उसका जो अप्रोच करने का तरीका था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ट्रेड वॉर्स और एक कन्फ्रंट करने का जो तरीका था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाइना को एक स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के पेडेस्टल से हमें उनको एड्रेस करना है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें जरूरी क्या है कि हमें अपने एलाइज के साथ काम करना है, हमें जरूरी है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लीड करना है। तो ये जो कुछ संकेत हैं, ये बिल्कुल क्लियर संकेत हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो फर्क है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइसोलेशन का दौर था, WHO को छोड़ देना, तमाम इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ देना, तो ये जो बाइडेन ने आकर इसमें एक तरह का विश्वास जो है वो पूरी तरह से जगाया है। और आप जो कह रहे थे मुझसे कि अगर कहीं ऐसा डर है, देखिए, मैं विवेक जी की बात को फिर दोबारा दोहराऊंगी कि इस वक्त जो पोजीशन है इंडिया की, जो पिवटल, मतलब जो बिल्कुल एक सेंट्रल पोजीशन है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में,
उस चीज का इस वक्त हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा उठा सकता है अगर समझदारी से इसको ले, सही डिसीजंस ले। और ये देखिए, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी या इंटरनेशनल बिजनेस एक तरह का हर किसी को समझ में आता है कि एक विन विन स्ट्रैटेजी जो होती है वो दोनों पार्टीज को सूट करती है। तो इस वक्त अमेरिका और इंडिया का नजदीक आना एक विन विन स्ट्रैटेजी है, एक जीरो सम गेम नहीं है। और मेरे हिसाब से इसमें हमें हेल्प मिलेगी। बस यह है कि बाइडेन ने कई दफा हमारे और भी पॉलिटिकल चीजों पर कमेंट किया है, जैसे कश्मीर पे किया है एक्सेट्रा। तो इन चीजों को लेकर मुझे लगता है हिंदुस्तान को भी थोड़ा प्रैग्मेटिक स्टैंड लेना चाहिए इंटरनेशनल उस पे, जो हिंदुस्तान लेता रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें हमें कोऑपरेशन की डीपनिंग दिखेगी, हमें थोड़ा दिखेगा कि ये किस तरह से डीपन हो रहा है मेरी नजर में। जी राहुल जी, अब अगर स्वास्थ्य जी और विवेक जी की बातों को आगे बढ़ाएं चाइना के ही संदर्भ में, तो चीन को चेकमेट करना न सिर्फ भारत के लिए एक चुनौती है बल्कि यूएसए के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में चीन को लेकर जिस रणनीति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विवेक जी और स्वास्थ्य जी जिस बात को कह रही हैं, वो भारत के लिए, भारत की नज़र से उसको देखा जाए तो आप किस तरह से उसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, ट्रंप ने एक तरह से ट्रेड वार शुरू करके चीन को चुनौती देने का प्रयास किया। हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक आक्रामक रूप था ट्रंप का। तो वो आक्रामकता तो हम लोगों को बाइडेन में उस रूप में नहीं दिखेगा, वो संघर्ष उस रूप में नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि देखिए पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरह से क्या है, पावर गेन करने का ही है, एक राइवलरी है, एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है ये। ऐसे स्थिति में अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हो जाएं बिल्कुल गुड़गुड़, तो ये तो खैर संभव ही नहीं है, उसका वो नेचर ही नहीं है उस चीज़ का। हम लोग देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी की क्या स्थितियां बन रही हैं, वहाँ पे किस तरह से वो आर्टिफिशियल जो है कि वो द्वीप्स बना रहा है और उसके ऊपर फिर उस पूरे टेरिटरी पे वो अपना वो कब्जा बता रहा है। वो तो ये इस पूरे मामले में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय थे उसको भी कभी चीन ने ध्यान नहीं दिया है। 2016 में वो निर्णय आया हुआ था। तो एक तरह से अब इसको लेके फिर अमेरिका को सामने में आना पड़ता है, चाहे दक्षिण चीन सागर की स्थिति हो। हम खुद भारत का भी जो है कि हम लोगों का भी एक तरह से 52-53% जो व्यापार होता है वो दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होता है। तो इसलिए चीन के ऊपर जो नई नीति होगी बाइडेन की, वो थोड़ा सा बदला हुआ रुख होगा कि वो एक तरह से चुनौती दूसरे रूप में देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चीज़ सही कहा गया कि जो ट्रेड वार हुआ, ट्रेड वार में जिस तरह का नुकसान की आशंका ट्रंप ने लगाई थी कि चीन को नुकसान होगा, वो नुकसान चीन को नहीं हुआ। उल्टे थोड़ा शुरुआती तौर पर ही जो कदम उठाया गया तो उसका नुकसान का खामियाजा जो है कि वो अमेरिका को उठाना पड़ गया। तो ये जो टूल उठाया गया ट्रेड वार का टूल, वो एक सही टूल नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ट्रेड वार को लेके जिस तरह से ट्रेड वार का रुख ट्रंप ने भारत की तरफ मोड़ा, वो और भी आश्चर्यजनक चीज़ था। भारत के साथ जो सरप्लस जो दावे थे, वो देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंधों में जो सरप्लस की बात ट्रंप उठाते थे, वो सरप्लस बहुत ही कम मात्रा में था। वैसा कोई विशेष चीज़ नहीं था कि उस कारण से आप भारत के साथ भी उस तनाव को आप आगे बढ़ाएं। तो ये कुछ गड़बड़ियाँ थी ट्रंप के मामले को लेके। बाइडेन के संबंधों में हम लोग देखेंगे कि इस तरह की जो त्रुटियाँ थी इसको वो दूर करेंगे और इस कारण से मुझे उम्मीद है कि रिश्ता अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम भारत अमेरिका संबंधों को देखते हैं, इस संबंध को अगर हम लोग देखें तो सीधे सीधे इसके दो डिवीजन हम लोग को करने पड़ेंगे। एक जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस है, ट्रंप के शासन के दरमियान भी स्ट्रेटजिक रिलेशंस काफ़ी बेहतर हुए। इसके लिए अनेक कानूनों में उन्होंने संशोधन किया वहाँ पे, और वो चीज़ें काफ़ी गहरी भी हुई। यही कारण है वो इतने गहराई के स्तर पे गई है। क्योंकि देखिए, बराक ओबामा के प्रशासन में जो चीज़ें हुई वो फिर आगे कंटिन्यू होकर ट्रंप में भी हुआ। तो विदेश नीति में कुछ ऐसे अस्थायी तत्व होते हैं जब वो इतने गहराई में प्रवेश करते हैं तो वो सरकारें बदलने पे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसी विदेश नीति का जो दूसरा पक्ष था कि जो हम लोगों का ट्रेड रिलेशन था अमेरिका को लेके, उसमें जरूर तनाव के बिंदु बने हुए रहे। जब ट्रंप फरवरी में भारत आए थे तो उस समय सबों को लग रहा था, पहले से कई लोग उम्मीद जता रहे थे कि वो मेगा ट्रेड डील होगा, लेकिन ट्रंप ने उस समय भी उसको टाला। तो एक तरह से भारत लगातार चाह रहा था, हाउडी मोदी के बीच में भी उस समय भी इस तरह के प्रयास चल रहे थे कि एक तरह से हम लोगों को अमेरिकी मार्केट का एक्सेस काफ़ी अच्छा से मिले। तो उस जगह पे हमें लग रहा है कि जो बाइडेन आएंगे तो यहाँ पे इन समस्याओं का भी सुधार होने की पूरी गुंजाइश बनेगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर हम लोग देखें कि ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के प्रति एक आक्रामक रवैया अख्तियार किया, वहाँ पे हम लोगों का एक काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्ट, एक तो चारबाहर का प्रोजेक्ट था शुरुआत में, उसकी भी गति जो है कि धीमी हुई। उसके ऊपर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए, हम लोग ईरान से काफ़ी एक तरह से उसको स्वीट ऑयल कहते थे, काफ़ी वो सस्ते मूल्यों पर हम लोग को तेल भी मिल रहा था और उस तेल की क्वालिटी भी काफ़ी हाई थी। तो जिस तरह से बाइडेन एक
इस पूरे रिश्ते में हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के प्रति भी जो उनका नरम रुख अभी हम लोगों को नज़र आ रहा है, आगे चल के अगर वो कुछ उसमें और डेवलपमेंट होगा तो इस पूरे सिचुएशन का भी लाभ हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो कई मल्टीपल स्तर पे हम लोगों को लाभ मिलने की गुंजाइश दिख रही है बाइडेन के आने के बाद। चूँकि देखिए विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है कि भारत के प्रति होना संभव ही नहीं है। क्वाड को लेके जो गंभीरता पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाया वही बाइडेन की तरफ से भी दिखाया जा रहा है इस समय भी। तो चीन को किस तरह से प्रतिसंतुलित किया जाए, दक्षिण एशिया में भारत के अलावा अभी भी अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। चीन और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल सामान्य हो जाए वो प्रकृति ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसे स्थिति में वो प्रतिसंतुलन की लड़ाई के लिए भारत का महत्व बिल्कुल बरकरार है। ये तमाम स्थितियां प्रथम दृष्टिया हम लोगों को नजर आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए ट्रंप के साथ डीलिंग में एक समस्या तो थी भारत को भी। जब ट्रंप के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहली बार जब अमेरिका जा रहे थे उसमें मिलने के लिए, हम लोगों को याद है कि वो यात्रा बिल्कुल खटाई में आ गया था। ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए थे कि दुनिया भर के प्रदूषण का जिम्मेवार जो है कि भारत को बता दिया गया था। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए थे। बड़ी मेहनत से देखिए ट्रंप के साथ तो भारत ने रिश्ते बनाए थे, बड़ी मेहनत और कुशलता के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने वो रिश्ते तय किए थे, जबकि उनके बयान हमेशा बदलते थे। तो वो तो भारत सरकार की एक तरह से आप कह लीजिए या विदेश मंत्रालय की सफलता कह लीजिए कि जो इतने अनिश्चित किस्म के थे उसके बावजूद भी वो रिश्ते बने। तो ऐसे स्थिति में बाइडेन जैसे गंभीर व्यक्ति के साथ रिश्ते गड़बड़ होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। चलिए, तो ट्रंप के दौर में जो रिश्ता मजबूत हुआ था ओबामा के दौर से, या अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 77 में जब मोरारजी प्राइम मिनिस्टर थे और जिमी कार्टर वहाँ पर राष्ट्रपति थे, तो उस दौर से हमारे कुछ संबंध अच्छे होने शुरू हुए थे, क्योंकि अमेरिका और उस समय का सोवियत संघ दो शक्तियाँ थीं और भारत ने अमेरिका के साथ मोरारजी के शासनकाल में अपना संबंध सुधारने की कोशिश की थी। और उसके बाद से क्लिंटन और बुश और ओबामा के दौर में ये और मजबूत हुआ। और पिछले जो दौर ट्रंप का जो दौर था उसमें और भी मजबूत हुआ। हालांकि ट्रंप बहुत स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ अपना संबंध लेकर चलते रहे। कुछ बिंदुओं पर वो भारत के खिलाफ भी वो रहे, भारत के साथ वहाँ एक जगह खड़े होते थे तो दूसरी जगह भारत की टांग भी खींचने की कोशिश वो ज़रूर करते थे। यही चुनौती बाइडेन के साथ है। बात चाइना की हो रही थी, लेकिन ईरान की तरफ लेकर अभी राहुल जी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान को लेकर जो बाइडेन की रणनीति, विवेक जी, क्या रहेगी? क्योंकि ट्रंप काफ़ी सख्त रहे हैं इस रीजन में, इसको लेकर तेल की जो चर्चा हो रही थी। अब जो बाइडेन आ रहे हैं तो उनका क्या रुख होगा, क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए, अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच और पॉलिसी देखें तो जैसा जिक्र किया गया है कि वो एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच था। वो बिल्कुल कॉर्नरिंग कंट्रीज, भारत को भी कई बार इसका सामना करना पड़ा था, खासकर ट्रेड डील वगैरह में, कि अगर भारत ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। ये जो लैंग्वेज है ये बाइडेन के अंदर सुनने को ना मिले, को शायद नहीं मिलेगी। और तो इसी से अगर आप देखें कि JCPOA जो अग्रीमेंट ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन की थी और आगे बढ़ाया था बात, ट्रंप ने इससे अमेरिका को बाहर निकाल दिया। और ईरान हमेशा 1979 से लेकर अभी तक एक एनिमी जो है अमेरिका का वहां पे बना हुआ है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के कुछ मॉनिटर्ड रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो परमाणु एनरिचमेंट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स जो लिमिटेड जिसकी उसकी लिमिट है उससे नीचे ही है। तो उस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को नकारते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया। अब बाइडेन ने ऑलरेडी हिंट्स दे दिए हैं कि JCPOA में फिर से शायद अमेरिका शामिल हो, अगर ना भी हो तो ईरान को टेबल पे डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इजराइल का काफी प्रेशर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे बना हुआ है कि वो JCPOA में वापस ना जाएं, और ये एक रीजनल पॉलिटिक्स है जिसमें जो अमेरिका बहुत काफी दिन से फेस कर रहा है। और नेतन्याहू गवर्नमेंट खुद वहां पे प्रॉब्लम में है, लेकिन एक इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, जो कि इसकी बात हमेशा करते आई है कि ईरान से दोस्ती अमेरिका ना करे। लेकिन जो सैंक्शंस हैं खासकर स्टील वगैरह पे, वो उठने की संभावनाएं हैं, और उससे भारत का चाबहार प्रोजेक्ट जो कि काफी हद तक रुका हुआ था स्टील की वजह से, भारत को खासकर इसी से
झटका लगा था कि स्टील पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिए थे, इंटरनेशनल स्टील एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे। तो वो शायद रिज्यूम हो जाए और वहां पे काम शुरू हो जाए और तेजी से। तो और साउथ चाइना सी वगैरह में भी आप देखें, ओवरऑल एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच से अमेरिका पीछे जाएगा। वर्ल्ड और जो अग्रीमेंट्स है मेजर टीपीपी, पेरिस अकॉर्ड वगैरह में वापस अमेरिका जाएगा। और ये एक कंफर्टेबल स्पॉट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि आप जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की बातें अगर आप सुने ध्यान से, कई बार कई इंटरव्यूज में पिछले, तो वो एक मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, और वो नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट होकर एक मल्टी अलाइनमेंट की जो बात हो रही है, वो अमेरिका और जो बाइडेन के अंदर जो अमेरिका आएगी उसके लिए भी एक कंफर्टेबल स्पॉट होगा। वो लोग भी एक बहुपक्षीय राजनीति की बात करते हैं और यूनिलैटरलिज्म की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में कोalitions ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एक मिडिल पावर कोalition भी इंडो पैसिफिक में ऊपर आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया और अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ मलक्का दूसरी साइड में आप देखेंगे तो जापान और ऑस्ट्रेलिया काफी खासा स्ट्रांग पार्टनर्स हैं। तो इनका जो एक कोalition इंडो पैसिफिक में तैयार हो रहा है, ये चाइना को बैलेंस करने में काफी मददगार होगा। अगर इंडो पैसिफिक रिपोर्ट जो अभी डिक्लासिफाई हुई है कुछ दिन पहले, उसको आप अगर ध्यान से पढ़ें, तो बात यही की जा रही है कि एक सस्टेन्ड आर्किटेक्चर बनाया जाए इंडो पैसिफिक में, जो कि चाइना को कंटेन या फिर मैनेज करने में काफी मददगार हो। तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, लेकिन सबको साथ चलने, ट्रम्प से हटकर सबको साथ चलने की स्ट्रैटेजी शायद बाइडेन बना पाए, इसकी उम्मीद है। बिल्कुल, इसकी उम्मीद सभी कर रहे हैं। भारत में ट्रेड को लेकर बयानबाजी जो ट्रंप के द्वारा की जा रही थी, उसको लेकर अब जो बाइडेन की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है, जो बयान दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से, वो भारत के पक्ष में ही है। ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर स्वास्थी जी, तो बाइडेन के अब आने के बाद एक बात और देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑयल नेक्सस जो है वो टूटेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि ट्रंप से अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो ट्रंप की अपनी कई कंपनियां भी हैं जो इस व्यवसाय में शामिल थीं, अब उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। और तेल ही नहीं, जो दूसरे बाजार हैं उस पर भी बाइडेन के आने के बाद प्रभाव पड़ेगा। ये भी हम देखें, बाइडेन के शासन में आने के बाद अमेरिका से फ़ायदा जो दूसरे देशों को मिलेगा, या तेल के क्षेत्र को अगर हम देखें तो? देखिए, पहले जो विवेक जी कह रहे थे उसी बात में जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ना, जो ट्रंप का एक कंफ्रंटेशनिस्ट अप्रोच है था, तो जिसको हम कहते हैं कि जो बाइडेन के एरा में हमें नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा था ना कि ये ईरान को इतना आइसोलेट कर देना, JCPOA से खत्म कर देना एटसेट्रा, इसकी वजह से चाइना और ईरान की जो एक डीपनिंग हो गई थी, बहुत जबरदस्त किस्म का एक नेक्सस डेवलप हो रहा था, जिसमें चाइना ने $400 बिलियन का निवेश करा हुआ था ईरान में, जिसका एक हमें डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान पे प्रभाव पड़ा था, चाबहार में जो हमारे एम्बिशंस जो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और इसी तरह से उन्होंने एक मेंशन किया था TPP के बारे में, कि TPP आते ही ट्रंप ने TPP से विड्रॉ कर लिया। उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि आसियान कंट्रीज जो थे वो चाइना के लैप में ज्यादा चले गए, और चाइना जो था वो एक पूरी स्ट्रैटेजी शुरू हो गई कि चाइना आसियान कंट्रीज को डिवाइड करने लग गया, एक गेम खेलना की, जो प्रो आसियान कंट्रीज में जो प्रो चाइना लॉबी है और जो एंटी चाइना लॉबी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से ये जो नी जर्क रिएक्शंस थे ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, नी जर्क रिएक्शंस जिसको कहते हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ इन जनरल। और जब हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, और जब ये स्पेशली TPP और ईरान को लेकर, ईरान को तो अभी उसमें वक्त लगेगा, अगर आप एंटनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट देखिए तो वो उनका भी यही है कि वी हैव टू, पहले तो हम उसमें आए, बातचीत तो शुरू हो, पहले चीज। और TPP में तो पूरा कमिटमेंट है जो बाइडेन का दोबारा ज्वाइन करने का, बहुत अच्छा संकेत है ये हिंदुस्तान के लिए। ये एक बात। दूसरी बात जो आप मुझसे कह रहे थे कि ट्रंप के जो बिजनेसेस हैं और जो लॉबी है ट्रंप की अमेरिका में, और इसकी ये चीज देखिए, अमेरिका में एक और पॉइंट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करते हैं। अमेरिका में एक शैडो बैंकिंग का पूरा एक नेक्सस है। हेज फंड जो है, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो बहुत ऐसे पब्लिक मनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो होल्ड करते हैं। तो उसमें ये सब है जो अनरेगुलेटेड शैडो इकोनॉमी है अमेरिका में, जिसके वजह से वहां पर इसके ऊपर एक शिकंजा कसना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक चुनौती है।
और जो जब मैं बाद में पहले आपसे कह रही थी कि जो वहाँ पे जो फेडरल डेट है वो बहुत हाई है, तकरीबन $27 ट्रिलियन का और एक्सेट्रा, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे जो इंश्योरेंस तमाम लोगों ने तकरीबन तकरीबन 9 लाख लोगों ने अभी रिसेंटली ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है एक्सेट्रा। इसके साथ साथ वहाँ पे जो ये हेज फंड है जो अनरेगुलेटेड था ट्रम्प एरा में, इस तरह की चीजों का एक पुख्ता फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डेवलप करना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें इन सारी चीजों पर शिकंजा डेफिनेटली कसा जाएगा, क्योंकि अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें, जो उनकी फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो वो बार बार कह रहे हैं, जो वो बार बार कहते हैं कि इस समय जो टैक्सेस हैं वो किस तरह से अनइक्वल हैं और कैसे वो उसको चेंज करना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी इस तरह नहीं है कि तुरंत कोई बहुत बड़ा मेजर लाया जाए, लेकिन इन ड्यू कोर्स डेफिनेटली मेरी उम्मीद है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ जो अभी तनाव चल रहा है या पिछले कई दशकों से ये तनाव चल रहा है, उसमें ट्रंप का बहुत मजबूत सहयोग मिला था। कहीं भी इस तरह की जब बातें होती थीं तो ट्रंप और यूएसए हमारे साथ खड़ा होता था। तो एक चीज़ चाइना के साथ की तो बात हुई ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह की सख्ती ट्रंप ने दिखाई थी पाकिस्तान को लेकर, काफ़ी हद तक ट्रंप ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था। राहुल जी, तो अब जो बाइडेन का जब शासनकाल हो रहा है और जो बाइडेन जब पदभार संभाल रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी क्या नीति रहेगी पाकिस्तान को लेकर? जरा हम इस मसले पर अब आगे बढ़ें। देखिए, अगर जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हम लोग कहें, स्पष्ट है कि चूंकि अगर जो पिछला समय रहा, जिस तरह से आतंकवाद के नाम पे भारत और अमेरिका बिल्कुल जो है कि एकजुट रहे और लगातार ट्रंप की तरफ से जो है कि तीखी आलोचना पाकिस्तान की गई और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग मंचों पे लगातार जो है कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है कि वो कॉर्नर होता भी रहा, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज़ नहीं है। लेकिन लास्ट में एक जगह जब काफ़ी हद तक हम लोग पाकिस्तान को अमेरिका से अलग थलग करने में सफल भी हुए और ट्रंप उसमें रुचि भी ले रहे थे, लेकिन जब यहाँ से अफगानिस्तान से एक तरह से उन्होंने जब सैन्य वापसी की प्रक्रिया शुरू की, जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस करते हैं वहाँ पे, उसमें जो भारत की जिस तरह से भूमिका होनी चाहिए वो तो नहीं रही और उल्टे वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें उस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान के रोल को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस जगह पे आप देखें, वो क्षण था पाकिस्तान के लिए जिसमें कि वो चीन के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत रहे और उस समय उसने अमेरिका के साथ भी आवश्यकता के आधार पर ही सही एक मजबूत सा रिश्ता लास्ट क्षण में बना लिया था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रंप की स्थिति है, ट्रंप जो निर्णय लेते थे, अलग अलग ढंग से निर्णय लेते थे, अब सवाल उठता है कि बाइडेन के समय में क्या स्थितियाँ बनेंगी। देखिए, बाइडेन के साथ भी आतंकवाद के मामले में तो समझौता करने वाली एक तरह से वो रुख तो कहीं से होने वाली स्थिति नहीं बनेगी। इस मामले पे भारत, हमें लग रहा है कि पूरी तरह से उनको पाकिस्तान के मामले पे कन्विंस करने में हम लोग सफल रहेंगे कि क्या पाकिस्तान की क्या स्थितियाँ हैं और पाकिस्तान किस रूप में अलग अलग जगहों पे वो कैसे फॉल्स रूप से जो है कि FATF के मामले में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे भी जो प्रतिबद्धता दिखा रहा है, वो झूठी गिरफ्तारी या तमाम झूठे आतंकवादियों पे कार्रवाई पड़ता है तो एक फॉल्स जैसा सिचुएशन के किसी आपने जो है कि कुछ कठोर कार्रवाई आतंकवादियों पे करने का वो दावा वादा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अब वो लंबा चीज़ तो नहीं चलने वाला है। तो हमें नहीं लग रहा कि बाइडेन के समय में पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा सा कोई राहत मिलने जा रहा है। उल्टे पाकिस्तान के ऊपर अभी भी वो तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि अभी अगर आज के संदर्भ में हम लोग देखें तो अभी भी जो है कि पाकिस्तान एक अलग थलग सा है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो उसके निकटतम मित्र थे, क्योंकि इस पूरे हम लोग के विदेश नीति में हम लोग देखते हैं तो जो अलग जो हमारा का पूरा अरब कंट्री है, वहाँ पे भले ही काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रीय मुकाबला की स्थिति हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच में काफ़ी तनाव की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन भारतीय विदेश नीति इस रूप में रही है कि सऊदी अरब के साथ भी हम लोगों के संबंध काफ़ी बेहतर रहे, ईरान से भी बेहतर रहे, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी बेहतर रहे। और ऐसे स्थिति में हम लोग को नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका की स्थिति, अमेरिका और जो सऊदी अरब के जो घनिष्ठ संबंध होते थे उसमें भी तनाव की स्थितियां नजर आ रही हैं। तो सॉरी, अमेरिका नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो रिश्ते थे वहाँ पे भी तनाव नजर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्षेत्रीय स्तर से भी होगा और पाकिस्तान के ऊपर दबाव अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े स्तर पे भारत और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से वो दबाव की स्थिति अभी भी बनी हुई रहेगी। विवेक जी, जैसा कि अमेरिका
की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है और इससे, लेकिन दूसरी तरफ गंभीरता से कभी नहीं लिया गया। ट्रंप ने इसको गंभीरता से लिया, ओबामा के दौर से ये शुरू हुआ, लेकिन ट्रंप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर इसको गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान के जो शिकंजा था उसको कसने की कोशिश की ट्रंप के समय में। लेकिन ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान पर चेकमेट भी लगाते रहे, तो दूसरी तरफ तालिबान के साथ जो समझौता किया वो भी एक अलग संदेश दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इन दोनों को लेकर, अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान को लेकर भी किस तरह का रुख जो बाइडेन का होगा, आप दोनों से इस पर हम समझेंगे। पहले विवेक जी। देखिए, पाकिस्तान की और अमेरिका का संबंध है जो रहा है वो काफी बदला है ट्रंप के अंदर। और ट्रंप का, अगर आपको एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स याद होगा शुरू में, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी जैसे ही एज्यूम की थी तो एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स लिखा था कि अगर पाकिस्तान को कि अगर वो आतंकवाद को अगर ना समेटें और मदद करना बंद ना करें तो सैंक्शंस और बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्रक्रिया जो सैंक्शंस लगाने की थी, जो उनको फंड जाता था, ईयरली एक फंड जाता था, सीएफएफ बोलते हैं उसको, तो वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बंद कर दिया गया था। उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे बढ़ाया और वो जो फंड्स जाते थे उसको चालू नहीं किया। ये बहुत ही खासा स्टेप था। लेकिन अमेरिका जो पाकिस्तान की जो अहमियत है वो अफगानिस्तान को लेके है, और ये सब बात तो सभी जानते हैं। लेकिन ये इस पे निर्भर होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में क्या पॉलिसी लेके उतरेगी। आप लास्ट डेज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए जिससे अब मात्र 5,000 से कुछ ही 5600 के करीबन यूएस ट्रूप्स बचे हुए हैं अफगानिस्तान, जो कि बहुत कम है। और वो भी तो अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस नंबर को बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी, और अगर उसको फिर घटाते हैं तो शायद उसका उतनी जरूरत ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान एक फैक्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस रिलेशंस अमेरिका के रिलेशंस में कम हो गई है, लेकिन एक फैक्टर वो बना हुआ है और वो उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और इतनी पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ कि उसको एक, अगर अफगानिस्तान में कुछ भी पॉलिसी, या वेस्ट एशिया में भी आप देखें, कुर्दिस्तान वगैरह अगर ऊपर जाएं, तो सब में पाकिस्तान एक अहमियत रखेगा स्ट्रेटेजिक रोल में। लेकिन अमेरिका ने थोड़ा सा ये एक अच्छी बात भारत के लिए ये है कि एक क्लैरिटी सी आ गई है कि आतंकवाद में कोई भी समझौता पाकिस्तान से नहीं किया जाएगा, और ये संयुक्त राष्ट्र के हर मीटिंग में झलक के आता है। ये और भी उभर के आया है जब से चीन आतंकवाद, जैसे मसूद अजहर वगैरह को सपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में जब से किया है, तब से अमेरिका ने और एक स्टाफ पोजीशन ले ली है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। भारत के लिए एक अच्छी बात है। तो ये माना जाए डॉक्टर स्वास्थी राय कि व्यवहारिक रवैया जो बाइडेन अपनाएंगे पाकिस्तान को लेकर, जो ट्रंप के दौर में था, स्थिति थी, वही स्थिति, उसी तरह की सख्ती अमेरिका बाइडेन के दौर में भी अपनाएगी। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत का जो मोरलेस स्थिति ऐसी है, उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। बहुत सारी बातों के बारे में बात हो रही है। एक और फील्ड है, 2018 में हमारा एक बड़ा लैंडमार्क ये डील हुआ है अमेरिका से इंटेलिजेंस शेयरिंग पर, और उस पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 5 आईज कहते हैं, और बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये यूएसए है, इसमें यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और ये बेसिकली एक बड़ा हाई प्रोफाइल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में बना था। लेकिन फिलहाल अभी डिजिटल एज की मैं बात कर रही हूँ। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक तरह से बड़ा एलीट ग्रुप है, और ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ आपके इस प्रोग्राम में क्योंकि इस ग्रुप में लगातार दो ऐसे मेंबर्स के बारे में बात होती है जो अभी मेंबर्स नहीं है लेकिन एक गेस्ट की तरह से और पार्टिसिपेंट की तरह से आते हैं। वो है जापान और भारत। और ऑलरेडी हमारा अमेरिका के साथ एक समझौता है 2018 का, जो बड़ा लैंडमार्क है, और 2018 में ट्रंप ही थे। और अब हम जो हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जब हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में क्या भारत का पिवटल रोल है उसकी बात करते हैं, तो उसमें ये 5 आईज में हिंदुस्तान का आना, जिसमें चाइना और पाकिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग, इस तरह का जो हम एक टेक्निकल मतलब एक एज की बात करते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा संकेत है और बड़ा अच्छा वक्त है।
ये जिसको कहते हैं ना कि ये एक दिस इज जस्ट राइट टाइम कि जिस वक्त इस तरह की चीजों के बारे में बात करी जाए, और बहुत आप देखेंगे कि मीडिया में इस पे बात हो रही है, जो बड़ा जरूरी है। और ये इसलिए भी क्योंकि जापान और भारत दोनों, हम वैसे भी जापान और हम काफी नेचुरल एलाइज हैं, बहुत तरह के, हम मतलब डीप हमारे रिलेशन हैं हर तरह के। ये अलग बात है कि हम आरसेप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं और कुछ इकोनॉमिक हम सप्लाई चेन्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, लेकिन उस बात से अलग अगर हम केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें जो बड़ा जरूरी है, और स्पेशली क्योंकि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की क्लोजनेस है उसके मद्देनजर भी, तो ये भी एक ऐसी बात है जो पॉइंट को मैं यहाँ पर उभारना चाहती थी। और इस एरिया में भी हमें काफी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। H1B वीजा को लेकर किस तरह का रुख रहेगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। राहुल जी से। जी जी। मुझे लगता है कि इसको लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख हमें बहुत आई थिंक लिबरल, उदारवादी दिखेगा हमें, बिल्कुल। ये बड़ा गंभीर बड़ा सवाल पूछा, जो कि भारतवासियों का काफी ज्यादा नजर है H1B वीजा के ऊपर। देखिए, ट्रंप ने जिस तरह से, ट्रंप के समय में एक बयानबाजी भी जो आई थी उसको लेकर, देखिए ट्रंप का जो पूरा रुख रहा इसको लेके, वो रुख इस जगह पे जो है कि वो निगेटिव किस्म का ही रुख रहा, और इसको लेके भारत को निराशा की ही जो है कि निराशा ही हाथ लगी है भारत को। तो इस देखिए अधिकांशतः H1B वीजा का प्रयोग जो है कि हम लोग देख रहे हैं, तो अधिकांशतः अगर उसका पूरा अनुपात भी देख रहे हैं तो उसमें जो बहुमत अनुपात है वो भारत के संदर्भ में ही है। और वहाँ पे जिस तरह से एक तरह से हाई स्किल का लोग जो है कि H1B वीजा के द्वारा जा रहे थे, और उसके ऊपर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कारण जो है कि रोक लगाया था। तो जो इस तरह के जो पॉलिसीज थे ट्रंप के, वो इस तरह के नीतियों से बिल्कुल ही पूरी की पूरी अलग नीति जो है वो जो बाइडेन की है, वो तो पूरे उनके इलेक्शन कैंपेन के दरमियान से ही नज़र आ रही है। इसलिए मैं भी इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ कि इन सब मामलों में हम लोगों को नए सरकार का रुख काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। और जो विशेषकर भारत के जो लोग वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, काम करने के लिए इच्छुक लोग हैं, जो तो उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर होगी ये। क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि यहाँ की कई कंपनियों को उसके कारण से बड़े अपने पॉलिसी के रूप में, जो हमारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनको अपने पॉलिसी में काफ़ी बड़ा परिवर्तन करना पड़ा था इन सब स्थितियों को लेके। तो ये एक और भी इस तरह से इमिग्रेशन से संबंधित दूसरे भी कई पॉलिसीज़ में हम लोग देखेंगे कि बदलाव आएगा। इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सीधे सीधे जो मैक्सिको और वो दीवार के ऊपर भी जो उन्होंने एक तरह से वो जो लाइन है, उस लाइन से हम लोग दूसरे अर्थ भी और निकाल सकते हैं कि वो अभी कितने जोर शोर से वो काम चल रहा है। 50% से ज़्यादा जो वो दीवार वो बन भी चुकी है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच की वो दीवार। इसको लेके इन्होंने पहले से स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई इस तरह की दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो इस तरह के मामलों में हम लोगों को बड़े परिवर्तन देखेंगे। एक जो बड़ा चीज़ हम लोगों को दिखेगा यहाँ पे कि हम लोग देखिए लगातार एक तरह से हमारे स्थिति में देखें, भारत सरकार का ध्यान अभी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग अपने निर्यात को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं उसको। तो देखिए जब पूरा सिचुएशन जिस तरह से अभी तो खैर कोरोना काल के बाद की जो स्थिति है उसमें सभी देश संरक्षणवादी किस्म का रवैया अपना रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी बाइडेन जब आएंगे और जिस तरह से उनके जो अपने दूसरे जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं उनके साथ संबंध थोड़े से उनके खुलेंगे, तो यकीन मानिए कि ऐसे में हम लोगों के निर्यात में वृद्धि के अवसरों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है इसमें, जो संभावना अभी इस समय घटी हुई थी। तो ये आफ्टर कोरोना के बाद ये स्थिति को काफ़ी महत्वपूर्ण कहेंगे। क्योंकि देखिए आपको अगर दुनिया भर में आपकी अपनी स्थिति को मजबूत करनी है, विशेषकर भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ कि हम लोग का जो व्यापारिक स्थिति को मजबूत करना है, तो वैसे में एक तरह से जो सप्लाई चेन का जो इसमें हम लोगों को सप्लाई चेन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है, उन सब चीज़ों के लिए एक नई परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो स्थितियों को भी देख रहे हैं। जी, लेकिन अब यही है कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है और जिसकी चर्चा राहुल जी भी कर रहे हैं क्योंकि एक आश्वासन भी ये दिया गया था कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों को किसी भी वीजा कैप से छूट दी जाएगी। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आईटी सेक्टर में भी भारतीय कंपनियों को इसका फायदा होगा। इस रूप में हम इसको देखें, विवेक जी। देखिए आप एक ऐसे अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसकी वाइस प्रेसिडेंट खुद एक इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, कमला हैरिस। और आपको जरा रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की और पहली महिला उपराष्ट्रपति। जी विवेक जी।
तो ये जैसा बताया आपने बताया कि बहुत ही ऐतिहासिक है, और अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिक्स देखें तो ये हमेशा ट्रंप को अपोज किया है कि जितने सेंट्रल अमेरिका से लोग हैं, ये प्रो इमिग्रेशन पार्टी मानी जाती है अमेरिका में। तो एक ऐसी पॉलिसी आने वाली है कि H-1B वीजा, जो कि बहुत ही एक बड़ा मुद्दा था ट्रंप के, और अगर आप ट्रंप की वोटिंग परसेंटेज देखें तो काफी खासा वोट मिला है, और ट्रंप अपने वोट बैंक को केटर कर रहे थे, तो उनका भी पोजीशन समझ में लोगों को आता था कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी सर्टनली आएगी एक ऐसी पॉलिसी को लेके जो कि इमिग्रेंट फ्रेंडली होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी उनकी अगर कैंपेन प्रॉमिसेस देखें तो ये उभर के आया है। दो चार मुद्दे जहां पे चुनौतियां भारत को मिलेगी, ये मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार और हम आपको रोकना चाहेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। Violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act,
and my whole soul is in it. My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand,
across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand. तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ लिया और वो संबोधन उनका राष्ट्रपति के तौर पर पहला संबोधन, और ये संबोधन जिसमें वो भावुक भी दिखे, उत्साहित भी दिखे। और हमारे साथ पैनल भी लगातार मौजूद है, डॉक्टर विवेक मिश्रा और डॉक्टर स्वस्ति राव, विदेश मामलों की जानकार, और हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइडेन के समय में भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध होंगे, कितना मजबूत संबंध होगा, और अमेरिका दूसरे देशों के लिए और पड़ोसी देशों के लिए किस तरह का होगा। If we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus.
We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I will give all of you, keep everything I do
in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. तो 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। किस तरह से अमेरिका की नीति होगी, किस तरह से अमेरिका को मजबूत बनाना है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ किस तरह का संबंध रखना है, ये अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने संकेत आज दिया है। और कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति ने भी आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसी कि इस नए प्रशासन के साथ, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत का किस तरह का संबंध रहेगा, भारत के साथ अमेरिका के अब तक के जो संबंध रहे हैं उसमें और कितनी मजबूती आएगी। आज के इस संबोधन के बाद हमारे पैनलिस्ट क्या सोच रहे हैं और अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा से और आज का ये पहला संबोधन राष्ट्रपति जो बाइडेन का, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी थी और हम कितने नज़दीक वहां तक रहे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विवेक मिश्रा और डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, विदेश मामलों के जानकार। किस तरह का संबंध था, है और आगे किस तरह का रह सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा को जब आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल जी, जो बाइडेन के इस संबोधन के बाद अब क्या उम्मीद और किस तरह के संकेत आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, काफ़ी एक पॉजिटिव भाषण उनका रहा है। जिस तरह से अमेरिका एक विपरीत परिस्थिति में था और वहाँ के लोगों का हौसला अफजाई करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, एक जो लीडर का एक, और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला भी कि जो घटनाएं अभी अमेरिका में घट रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर न केवल अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया का ध्यान है। और यही कारण है कि हम लोग अभी भी भारत में इस समय
इतने देर समय में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक सकारात्मक संदेश है वहाँ पे। अमेरिका, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कि दुनिया के एक पुराने लोकतंत्रों में से शामिल है, एक संघीय व्यवस्था वाला वो देश जिसको पूरे दुनिया भर में मॉडल के रूप में माना जाता है। वहाँ पे कई विसंगतियाँ हम लोगों को नज़र आई हाल के समय में, लेकिन उन विसंगतियों के बीच में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरह से जो बाइडन नए तरह के वादे कर रहे हैं, नए तरह के विश्वास के साथ वो भरे हुए लग रहे हैं, तो एक तरह से वो एक पॉजिटिव संकेत है। और विशेषकर जो भारत अमेरिका संबंधों की जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोगों ने चर्चा पहले से भी किया है। देखिए, जो ट्रम्प के साथ शासन में भी भारत अमेरिका संबंध काफ़ी बेहतर हालत में थे, लेकिन कई जो बड़ी उसमें जो कुछ कमी वाले जगह थे, ट्रेड डील जैसे जगह पे मैंने पहले भी कहा था, उस जगह की भी भरपाई करने की ये पूरी क्षमता रखते हैं कि नए प्रशासन में उसकी भरपाई हो। लेकिन हाँ, कई बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। जिस तरह से कश्मीर से लेकर तमाम दूसरी चीज़ों पे काफ़ी मुखर रूप से इनके बयान दिखे हैं, वो चीज़ें भी नज़र आएंगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो भारत सरकार है और जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उस प्रकार के तमाम चीज़ों से निपटने में सक्षम है। चूँकि जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय गति की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो परिवर्तन आएगा और उसके आधार पर जो परिवर्तन बनेंगे, चीन के द्वारा जो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से चीन अभी लॉबिंग कर रहा है। खुद हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, नेपाल जिसके साथ हम लोगों के रिश्ते काफ़ी अच्छे, एकदम बिल्कुल घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, वो भी जिस तरह से चीन की चपेट में आया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरा व्यवस्था किस रूप में है। तो ऐसे स्थिति में जो एक नई व्यवस्था बनेगी, उसका लाभ अवश्य रूप से हम लोगों को मिलेगा और वहाँ पे विदेश नीति को हम लोग अपने ढंग से, अपने राष्ट्रीय हितों के रूप से संचालित करने में सफल हो सकते हैं। जो आपने एक सवाल पिछले खंड में पूछा था कि जिस तरह से तेल वगैरह के वर्चस्व को लेकर ऑयल की खुद की इनकी कंपनियां थी, इन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए। लगातार ट्रंप के ऊपर आरोप लगे कि वो कुछ विदेश नीति के ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों से भी ज़्यादा उनकी अपनी पर्सनल कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। जो प्रश्न आप उसने रखा भी था आपने, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे वो कई बार दबाव बनाते हुए नजर आते थे ट्रंप। उन्होंने वो दुनिया भर के देशों के साथ दबाव बनाया। देखिए, अगर तेल के मामलों के ऊपर, चूंकि वो प्रश्न आपने पिछले खंड में पूछा था, अमेरिका पहले तेल आयातक था, लेकिन अचानक से ट्रंप के शासन के बीच में अमेरिका तेल आयातक से तेल उत्पादक बन गया। जब वो तेल उत्पादक बनता है, उसमें कई सारी ट्रंप की अपनी कंपनियां भी उस पूरे के पूरे उस बिजनेस में वो भी कूदे हुए थे। तो अब अमेरिका के लिए सबसे आवश्यक चीज था कि वो अपने लिए तेल मार्केट ढूंढे। अपने लिए तेल मार्केट ढूंढने के चक्कर में ट्रंप ने जो है कि अलग अलग ढंग से दुनिया भर में कई तरह के मामले जो है कि वो उन्होंने ऑयल डिप्लोमेसी को एक अलग अंदाज में फैलाया, जिसके कारण से कि कई जगह समस्या भी हुई। हम लोगों, भारत जैसे देशों को भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो हम लोग जो नीति अपनाते हैं, वहां पे भी कई जगह समस्याएं आ रही थी ट्रंप के कारण। तो कम से कम जो नया प्रशासन आएगा उसमें हम लोग इस तरह की चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके कोई बिजनेसमैन नहीं है, इनके कोई व्यक्तिगत निहित स्वार्थ उस रूप में हम लोगों को नहीं अभी तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो अब जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है और कहा है कि रिश्तों में और मजबूती आएगी। और उनका जो भाषण आज था जो बाइडेन का, विवेक जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान उनका भाषण शुरू हो गया। हम लोग H1B वीज़ा पे बात कर रहे थे कि नरम रुख अपनाने का जो बाइडेन ने वादा किया है, तो इसका जब नरम रुख अपनाएंगे तो इसका फायदा भी भारत को मिलेगा और दोनों देशों के बीच में कारोबार भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज का जो भाषण था, जो पहला संबोधन था राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन का, उसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं, उसका आकलन किस रूप में आप करेंगे? देखिए, आज जो स्पीच जो बाइडेन ने दिया है वो बहुत ही इंक्लूसिव स्पीच है और काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट एक देंगे और या देते। और काफी आशंकाएं थी आज सुबह तक कि कुछ उपद्रव संकट हो सकता है। आज सुबह 3 सीक्रेट सर्विसेज ने 3 अपने कर्मचारियों को निकाला है क्योंकि उनके लिंक्स थे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप से। तो आज सुबह तक ही ऐसा कुछ आशंकाएं थी कि सब कुछ शांतिपूर्वक होगा कि नहीं। तो अब जब 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उनकी भाषा में मैं कह दूं कि गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी बात जहां तक की बात मैं कर रहा था, एक तो जो ट्रेड डील है वो एक छोटा ट्रेड डील होते होते रह गया था ट्रंप के अंदर। तो मेरे ख्याल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रंप के अंदर एक क्लियर मैंडेट था कि पीछे कुछ चीजों पे नेगोशिएट अमेरिका नहीं करेगा, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टैरिफ की चीजों पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएशन करेगी और शायद एक छोटा ट्रेड डील, एक मेगा ट्रेड डील नहीं तो एक छोटा ट्रेड डील तो हो सकता है, काफी संभावनाएं हैं।
दूसरा है WTO में जो हमारा फार्मा पे एक केस चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका काफी कहता है कि हम फार्मा डंपिंग करते हैं, जैसे मेडिसिन डंपिंग काफी चीप बना के, और ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है अमेरिका की। तो वो जो एक केस चल रहा है वो शायद एक पेचीदा मुद्दा बना रहे, क्योंकि वो बहुत ही उलझा हुआ मामला है। लेकिन H1B वीजा पे काफी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के क्लियर मैंडेट्स मुझे दिख रहे हैं कि आएंगे, कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और दो चीजें जो अभी स्पीच में इन्होंने बोली, एक तो रेशियल जस्टिस की बात जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेक्टेड है, और दूसरा की मिडिल क्लास की बात जो उन्होंने की, मिडिल क्लास को लेके चलेंगे। ये जो एक पॉइंट है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के सपोर्टर्स को भी साथ लेके चलने के लिए उन्होंने किया है। और अमेरिका का जो मिडिल क्लास है वो काफी एंटी इमिग्रेंट और प्रो रिपब्लिकन पार्टी है, तो शायद उनको साथ लेने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। और ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंपेन पॉलिसीज भी ऐसी ही रही है। बिल्कुल, तो ये उम्मीदें और भी बढ़ती जा रही हैं और भारत और अमेरिका के बीच के संबंध और भी मजबूत होंगे। इनके पहले संबोधन से तो ऐसा लग ही रहा है। डॉक्टर स्वास्थी राव, दुनिया बदल रही है और एक इस बदलाव में कोरोना के काल में दुनिया और भी बदली है और इस दौर में अमेरिका में एक नया प्रशासन, और एक खास बात यह भी है कि भारत में जो सरकार है वो 24 तक रहेगी और इस दौरान इनका भी कार्यकाल इसी शासनकाल के दौरान रहेगा। तो दोनों, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अपने कार्यकाल को, इस दौर के कार्यकाल को एक साथ पूरा करेंगे। तो ये भी एक फायदा है कि बीच में कोई चुनाव नहीं है और दूसरी सरकार अगर आएगी तो फिर भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक नया दौर शुरू होगा। तो ये दौर रहेगा और इसमें मजबूती मिलेगी। आज के इस पहले संबोधन से, जो बाइडेन का जो पहला संबोधन था, उससे हम उम्मीद ये करें कि आने वाले दिनों में इस बदलते दुनिया में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, और मजबूत जब होंगे तो फिर युवाओं के लिहाज से जो यहाँ से जाते हैं, यूएस में पढ़ते हैं, वहाँ पर रोज़गार करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है, वो दिक्कतें भी ख़त्म होंगी इस जो बाइडेन के शासनकाल के अंदर। तब जब एक बड़ी संख्या में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय भी हैं और उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। और एक और बात मैं आपका उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ये जो स्पीच दे रहे थे, ये श्री विनय रेड्डी एक और भारतीय हैं, उनको आप देखिएगा उन्होंने लिखी है और बहुत इस पे तमाम चर्चा हो रही है दुनिया भर में। तो एक और उनका भारत से कनेक्शन है जो हमें उजागर करना चाहिए। एक और बात, सारी इम्पोर्टेंट बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं और हम जाहिर है देखेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि 2024 तक ट्रंप है, 2024 तक बाइडेन है, 2024 तक मोदी है हमारे यहाँ पर। तो एटलीस्ट एक स्मूथनेस हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक तरह का एक सरलता हमें देखने को मिलेगी दोनों देशों में। एक और अच्छी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि देखिए, अभी हमने हाल में हमारे जो मेक इन इंडिया का ये सब चल रहा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी अपनी डिफेंस एक ऑर्डर हुआ है, जो हाल तेजस, जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो उसमें तकरीबन 83,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ये ऑर्डर हुआ है, जिसमें जो अमेरिकन फर्म है लॉकहीड मार्टिन, जो बहुत फेमस फर्म है, उसका उन्होंने उसमें टेक्निकल हेल्प वगैरह करी है। तो हम लोग बेसिकली, ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ आपसे क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह से अपने खुद इंडिजिनसली मेड 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसमें अमेरिकन फर्म की हिस्सेदारी है एटसेट्रा, और ऐसा है, उसके बरक्स चाइना और पाकिस्तान मिलकर JF-17 थंडर नाम का एक एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। और चूंकि पाकिस्तान चाइना के साथ है तो ग्लोबल, जो चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा है। तो इसके बारे में मतलब मेरी ये पर्सनल उम्मीद भी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हम उम्मीद करते हैं विश्लेषक के तौर पर कि जो अमेरिका में जो T-45 गोशॉक्स हैं, उनका जो एयरक्राफ्ट है पुराने हो गए हैं, तो उसको हटाकर वो इंडिया के इंडिजिनसली मेड जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं उसको वो कुछ ऑर्डर्स प्लेस करें। और इस तरह से मतलब ये सब एक कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं चाइना को काउंटर करने के, और जिसके सारे शुभ संकेत हमारे सामने हैं। अब बात यह है कि जब एक मजबूत लीडरशिप होती है तो इन चीजों को वो अंजाम तक ले जाती है।
तो सारी वो सब जिसको कहते हैं कि जमीन तैयार है और उस पे उड़ान भरने की देरी है। तो ये मेरा असेसमेंट है इस बात को लेकर। एक और पेरिस समझौते की बात भी अगर हम चलते चलते लास्ट में अगर करें इस चर्चा में, तो पेरिस समझौते को लेकर जो ट्रंप का स्टैंड था उससे इतर जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि हम उस समझौते को लागू करेंगे या उस समझौते के साथ रहेंगे, क्योंकि ये अगर हम प्रदूषण की बात करें, जलवायु परिवर्तन के दौर की अगर हम बात करें, तो दुनिया में जो कार्बन निकलता है उसका 15% के करीब अमेरिका ही से निकलता है, भारत से तो 4.1% ही निकलता है। तो ये बाइडेन के लिए भी एक चुनौती होगी उस समझौते को लागू करना या उस समझौते को अमल करना। विवेक जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो बाइडेन ने अपने कैंपेन में ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज एक प्रायोरिटी होगी और उसमें फंड्स जो हैं वो प्रायोरिटी होगी और उसका एक कोalition बनाया जाएगा जिसमें देशों को साथ लिया जाएगा। दूसरा एक हिंट इन्होंने अभी स्पीच में कह दिया है कि मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, जैसे ट्रंप ने बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को नकार दिया था कई बार अपने स्पीचेस में, जो अनसाइंटिफिक है और वगैरह। तो उसका हिंट वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है, हिंट ही नहीं है, ये तो क्लियर एक्सप्रेशन है। दूसरा ये कि भारत को लेके जो क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं उसमें अमेरिका के साथ एक मजबूती सामने आएगी, क्योंकि अमेरिका बाहर हो गया था। और अगर आप भारत की खुद लीडरशिप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसमें फ्रांस और भारत ने मिलकर इसको काफी आगे बढ़ाया है, वो और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर अमेरिका वापस आता है तो मेरी उम्मीद है कि ये ISA और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर शायद ISA को और आगे बढ़ाएं और क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध एक लड़ाई लड़े। और राहुल जी, भारत ने तो पेरिस समझौते के नियमों को लागू करने के लिए पहले ही एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई थी, AIPA का गठन कर दिया था। तो अब अमेरिका से हम उम्मीद करें कि जो बाइडेन का प्रशासन जब है तो पेरिस समझौते क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लेगा। देखिए, लगातार जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो पेरिस समझौता को फिर से लागू करना चाहेंगे, तो ये उनके स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं, तो इसलिए इसमें कहीं कोई दौराव नहीं है कि वो उसके ऊपर आएंगे। क्योंकि देखिए, ट्रंप का जो रवैया था, उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया था कि कोई ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई स्थितियाँ हैं या पर्यावरण के ऊपर इस तरह से कोई संकट की स्थिति, तो वो सीधे सीधे उससे बाहर ही हो गए थे। तो अमेरिका का प्रशासन इस पूरे मामले से बाहर आया है। जब वो अगर पेरिस समझौता को स्वीकार करने की स्थिति में जा रहा है, तो ये स्थिति भारत के लिए काफ़ी बेहतर है। हम लोग अभी भी पेरिस समझौता के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और उसमें जैसे कि अभी यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा हुई, तो वो उसमें भी हो सकता है कि भारत अमेरिका का सहयोग काफ़ी बेहतर बने। दूसरे अन्य कई सारे स्कीम्स भी भारत में चल रहे हैं, अमेरिका में भी चल रहे हैं। लगातार पिछले बार कई सारे समझौतों में जो इसके पहले ट्रंप से पहले वो समझौते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि ट्रंप इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं थे तो वो रुक गया था। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करते हैं, विशेषकर भारत के संदर्भ में जी, तो देखिए, भारत में मोदी जी का कार्यकाल स्पष्ट है कि 2024 तक है, इनका भी कार्यकाल 2024 तक है। और अगर हम लोग शी जिनपिंग को देखें तो उनका भी वो बिल्कुल, उन्होंने भी अपने आप को आजीवन के लिए बनाया हुआ है। तो जो बड़े समीकरण हैं अब वैश्विक तौर पे, भारत, चीन, अमेरिका, कम से कम अब यहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों के परिवर्तन की कोई स्थिति नहीं है। तो ये इससे क्या होता है कि आप जब जो भी विदेश नीति बनती है जी, उसमें एक रूपता अवश्य होता है। क्योंकि देखिए, चीन और भारत में तो स्थितियां थी ही वैसी, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी अब स्पष्टता बनी हुई है। ये भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के लिए यहाँ से काफी एक रास्ता आसान भी होगा कि आपका शत्रु या दोस्त जो भी है वो अज्ञात के तुलना में ज्ञात हो, तो फिर आपको नीति नियामकों के लिए वो सुविधाजनक स्थिति होती है। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि नए राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, जिन्होंने आज शपथ ली है, उनके इस दौर में भारत के अच्छे संबंध होंगे। भारत के युवाओं को जो परेशानियां होती हैं रोजगार के या कारोबार की जो दिक्कतें आई थीं, वो सब खत्म होंगी और भारत के साथ जो आतंकवाद भारत जो झेल रहा है, उसमें अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहेगा। ये उम्मीद और विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विवेक मिश्रा आपका, डॉक्टर स्वास्थी राव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली है, कमला हैरिस
उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लीं, पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार यहां जारी है। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा अपना